सिकल की बात आपने करी सर, जहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला जिस वजह से इतना बड़ा अप मूव है, लेकिन आज कुछ ना आईटी पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि आज लाइमलाइट में है। कल हमने देखा था आईएफसीआई में काफ़ी अच्छा मूव था, आज भी करीब 3% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन आज आईटीआई ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है सर। 5.5% के आसपास का अप मूव है। 300 का लेवल डिसाइसिवली इसमें पार होता हुआ दिखा है। क्या बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है सर ये स्टॉक, या जिनके पास है वो मुनाफा वसूली करें? मुनाफा वसूली करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एकदम सपाट कारोबार कर रहा है पिछले कुछ महीनों से। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों से। आज और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन है वो 315 320 के जोन में है। किसी को रिस्क लेना है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा ले 300 रुपए के नीचे, अगर किसी का नीचे से लिया हुआ है, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कर ले। हम्म, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक कर लें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति है। अच्छा, एक स्टॉक और है सर, जीएमडीसी का। ये अब 580 के आसपास स्थिर होता हुआ दिखा है, 3.5% के आसपास का अप मूव है। क्या मान के चले सर ये भी 600, 650, 700 की तैयारी कर रहा है? क्योंकि एक समय ये 400 के आसपास ट्रेड करता था, और 400 से 600 की चाल इसने बहुत स्विफ्टली मूव की है। तो एक महीना या 3 महीने का चार्ट दिखाएंगे ना, तो काफ़ी लंबे समय तक ये रेंज में रहने के बाद अब ये सर डिसाइसिवली 580 के आसपास वापस आ गया है। मान के चले 700, 750 की तैयारी हो रही है इसमें। जी जी। ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसका क्या रीजन है, अगर आप देखोगे, हम रेयर अर्थ मटेरियल की बात कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी रेयर अर्थ मटेरियल में यही कंपनी है, जीएमडीसी। हम्म, एंड इस स्टॉक को आपके नजर में रखना चाहिए आने वाले 2 3 4 साल के लिए। भी अच्छा लग रहा है। और जो आपने 650 700 की बात की है, वो भी मुझे लगता है आ सकता है स्टॉक पे। तो बने रहिए, बट इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। आप अगर देखोगे सर, 2 दिन पहले, 5 7 दिन पहले सर, ये 630 40 था। वहां हम्म, से टूट के 530 40 आ गए। 100 पॉइंट हम्म, का मूव सर स्टॉक में जब भी करेक्शन आता है तो आ जाता है। तो आपको वो झेलना जरूरी है। तो वो अगर झेल सकते हैं तो स्टॉक को जरूर ले सकते हैं। हम्म, ठीक है सर। आईएफसीआई की बात करें ना, अब एनएसई के आईपीओ की कल हमने सुना था, वो सेबी चीफ साहब कह रहे हैं कि शायद इस महीने के एंड तक क्लीन चिट आ जाएगी, एनओसी आ जाएगी। अब आईएफसीआई का डायरेक्ट स्टेक नहीं है सर एनएसई में, लेकिन हाँ एसएचसीआईएल, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो एनएसई में अच्छा, आईएफसीआई का 52.86% स्टेक है एसएचसीआईएल में, और एसएचसीआईएल का सर एनएसई में 4.4% स्टेक है। तो क्रॉस होल्डिंग है, आप मान के चलिए करीब 2 सवा 2% के आसपास की आईएफसीआई की एनएसई में, जिस वजह से कल हमने काफ़ी शार्प मूव देखा था। और कल के 15% मूव के बाद आज फिर से आप देखेंगे तो आईएफसीआई में करीब 3% के आसपास की तेज़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है सर, 2 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, 2,47,33,000। तो ज़बरदस्त एक्शन में है स्टॉक सर। ये जो इतने वॉल्यूम हो रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कोई बड़ा मूव आने वाला है? ये आ सकता है सर, ये क्योंकि वो 5 6 करोड़ लाख करोड़ के मार्केट कैप में एनएससी आएगी। 5 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ भी मान लेते, 4 4 5.5 लाख करोड़ के मान ले। उसका 4% अगर मान लें, तो आप देखोगे कितना होता है। 5 लाख करोड़ का 4% इज ऑलमोस्ट 20 हजार करोड़ के करीब का बीस पैसा हजार करोड़ बनेगा आईएफसीआई का। पूरी कंपनी सर, आईएफसीआई जो है, आज के दिन पे मार्केट कैप है इसका 15 हजार करोड़ का। तो अपने पूरे मार्केट कैप का डबल इसको मुनाफा होगा, उस एक शेयर होल्डिंग से, जब मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी उसके हिसाब से। ये बेचेंगे नहीं बेचेंगे अलग बात है, बट 20 हजार करोड़ के करीब का इनका मार्केट वैल्यूएशन बैठेगा एनएससी का। जैसे आप बोलो 4% का होल्डिंग अगर आईएफसीआई का है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली उस केस में। एसएचसीआईएल के थ्रू है सर। एसएचसीआईएल का हाँ 4.4% स्टेक है एनएसई में। हाँ, वही 4.4%। आप कैलकुलेट कर लोगे तो 20 22 हजार करोड़ का बैठ रहा है। तो 20 22 से 25 हजार करोड़ का अगर होल्डिंग है, और आईएफसीआई जो है 15 हजार करोड़ के मार्केट कैप में है, और उसका 55% आईएफसीआई के पास है। तो 10 15 हजार करोड़ का वैल्यू इसका भी बन रहा है। हम्म, हम्म, तो 10 15 हजार करोड़ अगर काउंट करोगे तो सब मार्केट कैप के बराबर उसका एक एनएससी से आ रहा है, तो पूरी कंपनी फ्री हो गई। आईएफसीआई हम्म। पूरी कंपनी फ्री हो गई है उसके हिसाब से देखें तो। तो फिर सर क्या उम्मीद करके चलें? अगर कंपनी फ्री है मार्केट कैप के बराबर, तो होल्डिंग की वैल्यू है एनएसई में इनडायरेक्टली सही, हाँ, तो फिर क्या उम्मीद करें शेयर तो से? सर यहाँ पर शेयर से मुझे लगता है जब तक आईपीओ आएगा, ये सर बहुत सकता डबल भी हो जाए। ओके, तो फिर सर 59 पे भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है, या हर डिप पे खरीदें? हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए है ये, सबके लिए नहीं है, क्योंकि न्यूज बेस्ड हम बात कर रहे हैं और कैलकुलेशन बेस्ड पे बात कर रहे हैं।
तो उस केस में हाई रिस्क ट्रेडर जो है वो रिस्क लेना चाहिए, जिसको लेना है ले सकते हैं, इसी भाव में लेना चाहिए। तो मतलब सर अगर एनएससी के आईपीओ का अगर सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो आईएफसीआई दिख रहा है। मतलब बीएससी पे तो जो इम्पैक्ट होगा वो होगा, अलग बात है। आईएफसीआई का शेयर यहाँ से 2 गुना हो सकता है, राइट? लेकिन वही बता रहा है, अगर आप बोल रहे हो 4.5% इसका होल्डिंग है एनएससी में, तो एनएससी 4.5 लाख करोड़ के करीब का आ रहा है, तो कैलकुलेशन में 25,000 करोड़ बैठ रहा है। और जिस कंपनी का पास इनका होल्डिंग है वो 55% इनका है, राइट। तो वो आधा कर लेंगे तो 12.5-13,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ का पूरा मार्केट कैप में आईएफसीआई मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट फ्री हो गई है। पूरा एनएससी का भाव, पैसा इसकी मार्केट कैप के बराबर हो गया है, तो ये कंपनी फ्री है इन शॉर्ट। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये अच्छा लग रहा है सर। बड़ा लग रहा है ये, और इससे हो सकता है शेयर 2 गुना भी होता हुआ नज़र आ सकता है। जो क्रॉस होल्डिंग की वैल्यू है ना, उसी वजह से कल ये 15% चला था और आज भी 4% ऊपर है। और 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास का अगर मार्केट कैप एनएससी का बैठता है तो एसएचसीएल के पास जो 4.4% हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू ही करीब करीब आप देखेंगे तो 20 से 25,000 करोड़ रुपए की बनती है। और उस कंपनी में इस कंपनी की यानी कि आईएफसीआई की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो उस इन्होंने 52.86% हिस्सेदारी है। तो क्रॉस होल्डिंग के हिसाब से देखें तो इनकी मार्केट कैप ही फ्री हो जाएगी अगर हम एनएससी की स्टेक की वैल्यू फिलहाल देखेंगे। तो उस लिहाज से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है और यही कारण है कि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने थोड़ा समय लगाया इसके ऊपर ताकि आपको थोड़ा पता चले कि आखिर इस स्टॉक में चल क्या रहा है या फिर इतना उत्साह, इतने वॉल्यूम्स क्यों इस स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। कुछ लूजिंग साइड के स्टॉक्स देखें ना सर, तो आज एलएनटी में हम देख रहे हैं कि सर 2% के आसपास का फॉल है, 3 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम है। ग्लेनमार्क फार्मा नीचे है 1.25%, एक्जावे टेक्नोलॉजीज में 1% का फॉल है, सिप्ला 1% नीचे है। सर एलएनटी में ये जो 2% का फॉल है 4,000 के आसपास, कैसा लगता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, बट हो सकता है थोड़ा करेक्शन में और गहराई है और 3830 3840 तक लेके आए, वो अच्छा लेवल होगा लेने के लिए। बट सर एक शेयर और मैं बात करूंगा, पॉलिसी बाजार। इस स्टॉक को पूरी तरह से अवॉइड करें। 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा तो है ही 1760 में, और अब इसका जो सपोर्ट जोन था 1650 का, वो भी टूटने वाला है। अगर वो टूटता है उस केस में 1300 रुपए तक का जगह खुल जाता है सर। तो इस स्टॉक को अगर किसी के पास है, फ्यूचर में शॉर्ट करने की सोचें, और अगर किसी के पास है तो निकलने की सोचें कैश में। ठीक है, ओके। 1650 रुपये का अहम सपोर्ट लेवल है, वो भी तोड़ने की तैयारी में है पॉलिसी बाजार का शेयर। 2 स्टॉक्स हैं सर, दिग्गज हैं, एसबीआई और वेदांता। दोनों ने आज अपना नया 52 वीक हाई टच किया है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं 635 के आसपास वेदांता और एसबीआई ने 1028। और कितना दमखम बाकी है सर एसबीआई वेदांता में रिकॉर्ड हाई लेवल से? सर अभी तो मूव शुरू हुआ है एसबीआई में, मैंने कई बार एसबीआई के नाम लिया है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक। हमें अच्छा लगता है सारे पीएसयू स्टॉक्स, और ये जस्ट शुरुआत है इस मूव का। अभी ऑलमोस्ट 20-22% हुआ है। 750 के लेवल से हम बात कर रहे हैं, 700 750 के लेवल से, वहां से 1000 रुपये हुआ है। और आप अगर चार्ट में भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सर, अगर 3 महीने के चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरिटी दिख जाएगी। हम जब बात कर रहे हैं 3 महीना 4 महीने से, तो अब कहाँ ये 700 750 हुआ करता था, कहाँ 1025 पहुंचा है। बट मेरा मानना ये है सर, ये स्टॉक अभी भी यहाँ से भी 300-400 पॉइंट और चल सकता है, मतलब यहाँ से भी 40-50% का मूव आपको 1-1.5 साल में देखने को मिल सकता है। तो कीप होल्डिंग, कीप बाइंग, एवरी डिप्स आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो हर डिप पे ही एसबीआई के शेयर में आप खरीदारी करके चलें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड सर, सुवेन फार्मा, हैप्पीएस्ट माइंड्स और ऑथम इन्वेस्टमेंट ये नए 52 वीक लो पर पहुंचते हुए दिखे हैं। इनमें कोई बॉटम फिशिंग वाला कोई अच्छा कैंडिडेट आपको नजर आ रहा हो तो? सर मैं बॉटम फिशिंग करता ही नहीं, और मुझे बॉटम फिशिंग पसंद भी नहीं। तो अगर टूट रहा है तो टूटने दीजिए, जब घूमेंगे तो बात करेंगे। मैं ठीक है। देखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम वैल्यू पिकर नहीं है, हमें कंपनी के अंदर इतना कुछ नहीं पता। तो मार्केट अगर किसी को तोड़ रहा है, मार्केट के पीछे चलना पसंद करता हूं मैं, मार्केट के आगे जाना पसंद नहीं करता। तो मार्केट के ठीक है। पीछे मेरे को समझ में आता है, तो जब टूट रहा है बंदे को टूटने दो। ठीक है, लेकिन इस बीच आपको बता दूं सर, आईटी स्टॉक्स में ना हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कहाँ हम आधा परसेंट ऊपर थे, 1/4% के आसपास की गिरावट अब आईटी स्टॉक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। तो एचसीएल टेक एक बार सामने आप लेकर आइए, जो 1.5% ऊपर था ना, वो 1.5% नीचे आ गया। तो पूरी बढ़त गंवा दी, और पूरी बढ़त गंवाने के बाद आप देखिए स्टॉक लाल निशान में भी आ गया।
1.5% के आसपास की फिलहाल कमजोरी दिख रही है। और इसी तरह से आप एक बार TCS भी दिखाई, जो कि खुला ही 1/4% नीचे था, अब उसमें गिरावट बढ़कर हो गई है 0.25% की। तो बाजार भले ही जब खुला था तो इन स्टॉक्स पर जो रिएक्शन था कोई बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन हाँ, आउटलुक को लेकर थोड़े कंसर्न्स हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई ना, खासतौर पे वो TCS का जो आउटलुक है ना, वो काफ़ी कॉशियस साउंड किया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में खुला ही प्रेशर के साथ है और अब जो गिरावट है वो और एक्सटेंड होती हुई दिखी है। और HCL टेक भी जो कि मजबूत हुआ था कुछ मिनटों के लिए, वहाँ पर भी प्रेशर साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और इन्फोसिस की भी बात करें ना, यहाँ पर भी करीब 1/4% के आसपास की आ गई है गिरावट। तो सर IT पूरी तरह से अवॉइड है? तो मेरा मतलब तो वही है, आईटी पूरी तरह से अवॉइड है। मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी में थोड़ा थोड़ा जगह बन रहा है सर, वहां पर ध्यान देना चाहिए। हम्म। आज तो मैं स्टॉक नहीं बात कर पाऊंगा, बट वहां पर आप ध्यान रखें, वहां पर ग्रोथ आ रही है। उस जगह पे मुझे लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। कोफोर्ज परसिस्टेंट तो सर ज़्यादातर एक्सपर्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, आप भी आपकी नज़र भी है इन स्टॉक्स पर? कोफोर परसिस्टेंट तो है ही सर, मगर एलटीटीएस, उसके बाद एलटीएमएनटी, टाटा एल्क्सी, ये सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, वहां पर ध्यान रखा जा सकता है। परफेक्ट है। तो इस तरह से आप चाहें तो IT को प्ले कर सकते हैं। चलिए, कुछ स्टॉक्स में और भी बीच बीच में जो ज़्यादा हाईलाइट होंगे वो आपके सामने रखूंगा। अच्छा, जो IT स्टॉक्स में गिरावट आई है ना, उसके साथ साथ ना बाजार भी लाल निशान में आ गया। निफ्टी जहां हम कह रहे थे कि 800 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, वह 25,762 के आसपास का लेवल है, जो कि फिलहाल आपको निफ्टी में नज़र आएगा। तो IT स्टॉक्स क्योंकि इंडेक्स में भी इनका वेटेज है, तो निफ्टी में जहां हमने आज ऑलमोस्ट 25,900 के आसपास का हाई टच किया था, वहाँ से गिरते गिरते अब 25,750 के आसपास हम आ गए। तो हाई लेवल से IT स्टॉक्स में मुनाफा वसूली और प्रेशर और वैसा ही कुछ रुझान हमने आज मार्केट में भी बनता हुआ देखा है। तो सेंसेक्स निफ्टी तो ऑलरेडी लाल निशान में आ गए, लेकिन बैंकों ने किसी तरह से बैंक निफ्टी को बचा के रखा हुआ है, जहाँ पे अभी भी 150 पॉइंट के आसपास की बढ़त बची हुई है। चलिए, दर्शकों के सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो हमें मिला है ना सर, वो सुशील शर्मा जी का, कह रहे हैं कि सर आइनॉक्स विंड, एनवायरो इंफ्रा और लेमन ट्री या फिर सेजिलिटी, इनमें से किसी में अभी एंट्री लेनी चाहिए फॉर मिड फेब, एंड प्लीज सजेस्ट योर शेयर इफ एनी विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सर इनमें से कोई जो आपको पसंद हो, मतलब ये मिड फरवरी की बात करें तो 1 महीने का व्यू हो गया सर। बजट के हिसाब से बात कर रहे होंगे। आइनॉक्स विंग, दूसरा सर कौन सा स्टॉक था? एनवायरो इंफ्रा और लेमन ट्री, सेजिलिटी भी पूछ रहे हैं। आइनॉक्स और लेमन ट्री दोनों को अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे ज्यादा चार्ट में अच्छा दिख नहीं रहा। हो सकता है बजट के एक दो दिन आगे पीछे एक बार मूव आ जाए, बट वो अलग चीज है। बट टेक्निकली अभी कोई स्ट्रांग नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको मैंने कई बार बात की है, एनर्जी सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, बट शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे लास्ट एक डेढ़ साल में 22% का सेक्टर वाइज करेक्शन है, जहां निफ्टी लाइफ टाइम हाई के 2% नीचे है। हम्म। तो अभी तो जो एनर्जी इंडेक्स है, एनर्जी स्टॉक है, वहां से थोड़ा सा दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लेमन ट्री भी ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा सर। और सेजिलिटी? सर ये तो इसको भी टाइम लगेगा। ये भी वही 50 रुपए, 45 रुपए और ऊपर 54, 55, 56 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। और उसी बीच में है, जब तक एक बार ये क्लैरिटी ना आ जाए ट्रेड डील का, क्योंकि इसका 100% बिजनेस ही यूएस से आता है। ना ही ये चल पा रहा है, इसलिए ना ही ये टूट पा रहा है। क्योंकि इसके लिए अभी तक खराब न्यूज आया नहीं है, तो टूट नहीं रहा। पर ट्रेड डील हुआ नहीं, तो इसलिए बढ़ नहीं रहा। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, इस बीच आपको बता दूं 25,750 भी टूट चुका है निफ्टी पर। अब गिरावट हो गई है 55 पॉइंट के आसपास की। तो 25,750 भी हमने तोड़ दी। कहाँ हम 25,900 के आसपास तक पहुंच गए थे, 25,899, ये हमारा आज का इंटरडे हाई है। तो बाजार खुले हुए 20 मिनट के आसपास का समय हुआ। 20 मिनट में हमने देखा बहुत कुछ हो गया बाजार में। हमने ऊपर में 25,900 भी देख लिया और नीचे में 25,750 के दर्शन भी कर लिए। तो 20 मिनटों में ही 150 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज मार्केट में आज हमने बनती हुई देखी है और वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अमूमन वीकली एक्सपायरी के दिन ऐसा होता भी है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही एक्शन बाजार में हम देख रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी के दिन बनता हुआ दिख रहा है। वैसे भी अब इस चीज़ को लेकर भी दाव लग रहे हैं कि क्या एक्चुअली ये जो बातचीत हुई थी कल यूएस के एम्बेसडर की ओर से कि ट्रेड डील को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होनी है, क्या वो एक्चुअली ट्रेड डील का रूप ले लेगी या पिछली बार की तरह? क्योंकि पिछले साल की बात हो तो एक कुछ विदेश मंत्रालय की ओर से नंबर भी दिया गया था, आई थिंक, कि 8 बार मोदी साहब और ट्रंप साहब की फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई है, लेकिन वो जो 8 फ़ोन कॉल पर बातें हुई ना, वो तो ट्रेड डील तक नहीं ले जा पाई हैं। क्या ये 9वीं जो बातचीत होगी, क्या उससे कुछ बातचीत इस तरह पहुंच जाएगी कि ट्रेड डील हो जाएगी?
इसी को लेकर आज बाजार में हम देखें कि काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है सर, ये जो आज की बातचीत है कितनी अहम है और क्या उम्मीद रखें इससे? तो ये ना, जो ये ट्रेड डील है, मुझे लगता है चार्ट बना रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। 3 दिन 4 दिन पहले न्यूज आई 500% का टैरिफ परसेंट। लगेगा, मार्केट टूटा। कल न्यूज आई ट्रेड डील हो गया या होने वाला है, 1 2 दिन के अंदर ऊपर चला गया। अब आप बात कर रहे हो तो ट्रेड डील शायद ना भी हो, क्योंकि मार्केट नीचे है तो वापिस ये बात आ गई। तो मैं यही स्टार्टिंग में ही बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा इंतजार करें, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 6 महीना हो, चाहे 12 महीना हो, जब होगा, जिस दिन होगा उस दिन बात करेंगे, हो गया है। उसके पहले मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा इस चीज में, क्योंकि मेरे एक्सपर्टीज नहीं है, और मैं समझ चुका हूं जो पॉलिटिशियन को समझना मेरी बस की बात नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात ये समझ गया कि चार्ट बनाने की कोशिश जो की जा रही, मैं आपकी बात समझ गया सर। ये हो क्या रहा है ना एक्चुअली, कहना नहीं चाहिए, नीचे में माल भरने की कोशिश, और जब ऊपर आ जाता है तो कोई ऐसी खबर आ जाती है जो कि ट्रेड डील नहीं हो रही, और जब नीचे होता है बाजार तो ऐसी खबर आ जाती है कि हाँ ट्रेड डील होने वाली, या फिर उम्मीद बन गई, कोई किसी ने आके कुछ ऐसा कह दिया या ट्रम्प साहब ने ऐसा कुछ कह दिया। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ ट्रेडिंग वाला बाजार है, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक ट्रेड डील ना हो जाए तब तक आप इसको मत मानिए। तो रेंज को प्ले कीजिए, टेक्निकल्स को फॉलो कीजिए, फंडामेंटल्स अपनी जगह हैं, लेकिन टेक्निकल के आधार पर लेवल्स जो है ना उनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए, उस बेसिस पर आप बाजार में ट्रेड कीजिए। खैर, पूनम राजहंस जी कह रही हैं सर, हमारी प्राइम मेंबर है, कि केपी एनर्जी जो है इसमें शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए मुझे। केपीएल को सर लेकर आज खबर भी थी कि इन्होंने कुछ गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक करार किया है। ये शायद रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए इन्होंने करार किया है, 4,000 करोड़ के आसपास का, माफ़ कीजिए। तो सर कैसे देखते हैं आप केपी एनर्जी को? 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स डेवलप, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, डेवलप करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ करार किया है। आज सर स्टॉक उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर भी रहा है, 2% के आसपास की तेज़ी है। इसमें शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है आपका? फारूक भाई पटेल का ये कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक ही है सर, एनर्जी सेक्टर नहीं चल रहा। तो हम्म। और ये स्टॉक भी आप देखोगे तो आज का मूव है, ये बेचने का मौका देगा आपको। अगर आपके पास है तो बेचने की कोशिश कीजिए, नया लेने की कोशिश ना करें अभी। अभी भी मुझे लगता है एनर्जी सेक्टर में टाइम लगेगा, 1 से 2 क्वार्टर, उसके बाद से यहाँ पर मूव आएगा। तो आपका क्योंकि शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट है, तो प्योरली अवॉइड करें। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तपन सर, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, आई थिंक आप म्यूट हैं। 1 मिनट नहीं नहीं यार, मैं तो जस्ट होल्ड फॉर अ हाँ, सेकेंड। आ रही सर, आ रही, अब आ रही है। हेलो, आ रही है ना? ओके ओके। जी, या ठीक है। तो सर गुड हम मॉर्निंग ना, संदीप जी। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। तो हम ना सर अब दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला कर रहे हैं, तो कुछ लॉन्ग टर्म के सवाल भी हैं, इसलिए सर आपसे बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक सुशील शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, आइनॉक्स विंड और एनवायरो इंफ्रा में लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 2 से 3 साल के लिए क्या टारगेट मिल सकते हैं? अगर सर आपके नज़र में ये दोनों स्टॉक्स हैं, एनवायरो इंफ्रा और आइनॉक्स विंड, इस पर आप गाइड कर सकें इनको। से देखो, आइनॉक्स विंड की बात करें तो वहाँ ऑफ कोर्स नो, रिन्यूएबल एनर्जी में खास करके विंड एनर्जी में दो ही कंपनी है, आइनॉक्स विंड है और सुजलोन है। अब आइनॉक्स विंड का प्रॉब्लम क्या है कि उसके रिसीवेबल्स काफी बड़े हुए हैं। अगर आप देखो तो 74 का वर्किंग कैपिटल डेज से ऑलमोस्ट अभी 161 वर्किंग कैपिटल डेज हो गया। तो रीजन इज क्योंकि जो पावर में जो लास्ट टाइम जो डिमांड कम हुई थी, उसके वजह से ऊपर से ही इतनी डिमांड है कि ईपीसी ने भी, जो कंपनीज होते हैं उन पे प्रेशर आया था, और उन्होंने फिर ये डेवलपर जो ओईएम प्लेयर्स होते हैं जैसे आइनॉक्स, उन पे प्रेशर लाया, और एट द एंड ऑफ द उनके कैश फ्लो उतना चल नहीं रहा है। और वही दिक्कत आ रही है आइनॉक्स से। अगर इनकी ऑर्डर बुक देखो तो बहुत ही अच्छी है, और आगे जाके प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 150 गीगावाट का ना, ऑलमोस्ट कह सकते कि प्रोडक्शन बाय 2030 होगा थ्रू विंड एनर्जी। तो उसमें आइनॉक्स का बहुत अहम रोल होगा। तो और कोई चिंता नहीं, 1 2 क्वार्टर मुझे लग रहा है ये कैश फ्लो ठीक होने में लगेगा। वर्किंग कैपिटल इस लेवल पे अगर लेना है तो थोड़ा लीजिए, आप एसआईपी मैनर में इन्वेस्ट कर जाए। आइनॉक्स अगर आपका 2 3 साल का भी होगा, बहुत ही अच्छा रिटर्न मुझे लग रहा है कि यहां से देगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। दूसरा, एक जो एनवीरो इंफ्रा की बात करें, एनवीरो इंफ्रा में भी प्रॉब्लम वही हो रहा है कि वहां इनके पास अगर आप देखो पीएनएल बहुत ही अच्छा है एंड एवरीथिंग, लेकिन इसका भी वही है कि इसके कैश फ्लो का इशू बहुत ही
यानी दोनों एक्चुअली क्या हुआ, दोनों में यही प्रॉब्लम आ गया। इसका भी 30 वर्किंग डेज से ऑलमोस्ट 89 वर्किंग डेज तक पहुंच गया है। अब इसका कैश फ्लो का इश्यू इसलिए है क्योंकि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, एग्जीक्यूशन उस तरह से होने रहे और एट द एंड रिसीवेबल्स काफी बढ़ रहे हैं। सो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। तो ये स्टॉक शायद कंसोलिडेट होगा इस लेवल पे थोड़े टाइम का। तो मुझे लग रहा है अगर दोनों में से अगर एक सिलेक्ट करना है तो आई गो फॉर आइनॉक्सिन एंड सेकंड विल बी एनवीरो। अच्छा तपन सर, एक ना LIC हाउसिंग को लेकर बड़े सवाल आ रहे हैं पिछले 2-1 दिन से। ये गैरी सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 2000 शेयर है 572 रुपये के रेट पर, लॉन्ग टर्म का व्यू है 2 से 3 साल का। तो सर जिनका 2 से 3 साल का व्यू है, LIC हाउसिंग सही लेवल पे लिया है या फिर और भी ऐड कर सकते हैं आप कहें तो? नहीं देखिए, LIC हाउसिंग अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखूं ना तो ये काफी सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू ऑल अदर NBFC हाउसिंग फाइनेंस की मैं अगर बात करूं तो। क्योंकि अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर मैं देखूं तो अभी 0.75 है, जबकि अगर आप बजाज हाउसिंग देखो 3.68 है। अगर आप L&T फाइनेंस देखो तो उसका भी ऑलमोस्ट 2 से 3 के आसपास है। तो दैट शोज कि ये काफी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आप देखोगे ना तो इनका ये सब जो कंपनी डिस्कस की उससे ऑलमोस्ट आधा है। एंड दैट इज व्हाट द कंपनी गिव्स यू, सॉरी मार्केट गिव्स अ प्रीमियम। आप उस तरह से ग्रो करो तो आपको ज्यादा प्रीमियम देंगे। और ये कभी भी 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं आए तो मार्केट यहाँ हमेशा डिस्काउंट पे ये ट्रेड कर रहा है। और जो बता कि ग्रोथ आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी वीक रहेगी। तो अगर अगर आप मुझे बोलो कि कौन सा रहेगा तो आई गो फॉर, अगर 2-3 साल का व्यू है तो मैं मेरे हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस में गिव यू अ बेटर रिटर्न कंपेयर टू LIC। नो डाउट LIC सस्ता है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का क्या कहते हैं ना कि ग्रोथ ज्यादा होगा कंपेयर टू LIC हाउसिंग। ठीक है, तो LIC हाउसिंग के मुकाबले बजाज हाउसिंग ज़्यादा बेटर है। लोकेश सर, एक बार जरा लिकर स्टॉक्स देखिए। लिकर स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब थोड़ा शायद ये थकावट के इंडिकेशंस दे रहे हैं। IFB एग्रो देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं लोअर सर्किट लग रहा है। ग्लोबल स्पिरिट्स में भी हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली है। ऐसा ही कुछ रुझान हमने जो रवि कुमार डिस्टिलरीज है उस स्टॉक में बनता हुआ देखा था। तो केवल ये एक पॉज है, थकावट सी है, कोई रुकावट तो नहीं है ना? मतलब पलट तो नहीं गए हैं ना ये शेयर? नहीं सर, अभी पलटे नहीं है। अभी ये जस्ट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, क्योंकि चला भी बहुत तेजी से था। अगर आप देखोगे IFB एग्रो 1200 से 1600 तक 10 ट्रेडिंग सेशन में गया था। तो ऐसे जब चलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी ऐसे ही आती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है नॉर्मल, वापिस ये अपर डायरेक्शन ले सकता है। इसका जो अच्छा सपोर्ट जोन है सर वो है सर 1400 रुपए के करीब। तो जब तक 1400 रुपए होल्ड है तब तक इसको होल्ड रखना चाहिए। तपन सर, आज जो बातचीत होने वाली है ट्रंप साहब और मोदी साहब की, जैसा US के एम्बेसडर ने कल कहा भी, जिस वजह से रिकवरी आई थी, उस बातचीत से आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं सर? कुछ ना टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स या फिर एक्सपोर्ट वाले स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें इंडो काउंट हुआ या फिर गोकेक्स हुआ या बाकी कंपनियां हुई जो कि US से सरोकार रखती हैं। तो इन शेयरों को कैसे ट्रेड करें? इस पूरी बातचीत का जो पूरा एक बैकड्रॉप बन रहा है, आपकी उम्मीद क्या है इससे, इस बातचीत से? देखिए, ये बातचीत तो ऑफ कोर्स देखिए ऑलमोस्ट 7-8 महीने से ये चल रहा है। होपफुली कुछ ना कुछ इस महीने रिजोल्यूशन आ जाए तो अच्छा है। लेकिन क्या करते हैं कि ना दोनों पार्टी अपना मत रख रही है और इंडिया भी काफी स्ट्रांग है कि भाई वो जैसे बार बार US कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर उनके लिए ओपन किया जाए, लेकिन हम लोग ओपन नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टफ तो रहेगा। हाँ, लेकिन अभी थोड़े ऑप्टिमिस्टिक है तो शायद 1-2 महीने में कुछ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब रही बात एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, नहीं मैं अभी भी थोड़ा इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। देखो ट्रेडिंग के लिए हमारे दूसरे सहयोगी बेटर आंसर दे पाएंगे, तो वो उनके लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो रैली शायद आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक इम्पैक्ट आ चुका ऑलरेडी, क्योंकि ये जो 7 महीने थे उसके वजह से जो क्वार्टरली इम्पैक्ट आता है, आपका एक्सपोर्ट अगर समझ लो 50% से 25% हो गया तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा रहता है और वो रीसेट होने में टाइम लगता है। तो मैं लॉन्ग टर्म के एंगल से मैं अभी भी इन सब कंपनीज को अभी भी देखना है। मत एंटर कीजिए, थोड़ा देख लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं, बहुत टाइम मिलेगा आपको एंटर करने में, जल्दबाजी मत कीजिए। बाकी हमारे डोमेस्टिक सेक्टर बहुत अच्छे कर रहे हैं, वहां आप फोकस कीजिए। तो थोड़ा वेट कीजिए, पूरी ट्रेड डील हो जाए, क्वार्टरली रिजल्ट आए, फिर सब कुछ देखे बेटर तभी एंटर कीजिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में अभी भी थोड़ा वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। मैंने सर ईरान पे भी ट्रंप साहब ने बोला है कि 25% टैरिफ लगाएंगे जो जो देश उनके साथ कारोबार करेंगे। वो लिस्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन 1-2 सवाल पहले और ले लूँ मैं, जिसमें
सुशील जी का सवाल है। सुशील जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग संदीप सर, लोकेश जी, इट हैज़ बिकम अ डेली रूटीन टू एंजॉय माई मॉर्निंग टी, दिस शो एंड योर सुपर्ब एंकरिंग। बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1070 के ऊपर और फोर्जिंग 400 रुपये के ऊपर, इनमें दोनों में से बेटर वन कौन सा है? यानी कि एक अगर चुनना हो, ड्रेजिंग कॉप 1070 के ऊपर और फोर्जिंग 400 रुपये के ऊपर, दोनों में से अच्छा चार्ट, बेहतर चार्ट कौन सा है? तो दोनों बेहतरीन लग रहे हैं मेरे हिसाब से, और दोनों स्टॉक को ही आप 50-50 ले लीजिए। ये अच्छा। बोलना मुश्किल है जो कौन सा ज्यादा चलेगा कौन सा कम चलेगा, बट अगर पर्सनली बात करूं तो ड्रेजिंग कॉर्प मेरे पर्सनल होल्डिंग में भी है, और कुछ कुछ क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। ये वो है, डिस्क्लेमर है। दोनों स्टॉक काफी अच्छे हैं। ड्रेजिंग शिपिंग इंडस्ट्री से आता है, एंड वहां पर एक साइक्लिकल चेंज हो रहा है मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से, और वहां पर बहुत जबरदस्त आपको बजट पे भी देखने को मिल सकता है इन्वेस्टमेंट की बात। तो वो एक ध्यान रखें, और फोर्जिंग भी काफी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, ओके। एक सवाल कंधाल जी का है। सर अभी ना तपन सर, हम अभी बातचीत कर भी रहे थे आईएफसीआई के शेयर को लेकर। इनका सवाल आईएफसीआई को लेकर ही, इनका सर 35 रुपये के भाव पर 4350 शेयर इनके पास, सर बहुत ही अच्छे दाम पर लिया हुआ है। आज 58-59 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल कह रहे हैं कि इसमें 15% की तेज़ी आई थी। कृपया बताएं कि मैं इसमें क्या करूं, बेच दूं या फिर अभी होल्ड करूं? सर अभी हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे थे। एनएसई के आईपीओ का एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है ये, क्योंकि एचएससीआईएल के जरिए इनकी स्टेक है 4.4% एनएसई में, और ये एसएचसीआईएल में 52.86% हिस्सा होल्ड करते हैं। तो क्रॉस होल्डिंग भी समझे सर 2% के आसपास की, 2-2.25% के आसपास की, तो 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू इनकी स्टेक की बनती है, जो क्रॉस होल्डिंग इनके पास है, और ये 15 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है। सर आपका टेक सर, क्या ये एनएसई का आईपीओ दिस विल डू वंडर्स फॉर दिस स्टॉक? देखिए, मुझे ये स्टेक का पता नहीं था, लेकिन अगर आप बोले कि 15,000 करोड़ है तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। उनका मार्केट कैप उतना है, तो ऑफ कोर्स ये तो पॉजिटिव है। और लेकिन आज 3% बढ़ा हुआ है। सो यस, आई थिंक इवन मैं क्वार्टरली रिजल्ट भी देखूं तो पीछे 3 क्वार्टर ठीक ठाक आए। जो बीच में वॉलेटिलिटी थी, ये कुछ बीच में लॉस में भी जा रहे थे, तो वहां आई थिंक उस तरह से इनको फायदा हो रहा है। और ये जो एक्सेप्शनल गेन होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अदरवाइज मैं रेवेन्यू देखूं तो रेवेन्यू और वो ऐसा कोई खास जंप नहीं रहा है, काफी स्टेगनेंट रहा है। लेकिन ये जो न्यूज है उसके बेस पे ऑफ कोर्स आई डू एग्री विथ यू। अगर ये न्यूज मटेरियलाइज होती है तो कंपनी के लिए बड़ा विंडफॉल, एक गेन हो सकता है। एंड होल्ड करके रखिए। बस वही सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के चलेगा, क्योंकि ये कभी भी रिवर्स भी हो जाए अगर कुछ न्यूज ऊपर नीचे हो गई। बट यस, आई थिंक फंडामेंटल वन कैन होल्ड द स्टॉक। अच्छा, ठीक है, ओके। अ, संजय कुमार गुरु रानी जी कह रहे हैं, संदीप जी सुप्रभात, आज नए साल में पहली बार अपना सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे पास रिलायंस इंफ्रा के 203 शेयर हैं, 203 रुपये के भाव पर हैं। मुझे आज के परिदृश्य में क्या करना चाहिए, होल्ड या फिर एग्जिट? सर इनके पास आई थिंक ये 203 रुपये का ही प्राइस है। बड़ा हिंदी में लिखे हैं सर, थोड़ा हिंदी में मेरी समझ कम है। 203 शेयर हैं और 203 रुपये के भाव पर ही हैं। तो सर स्टॉक 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तपन सर आप ये एड्रेस कर दीजिए, फंडामेंटली क्या करना चाहिए इसमें? देखो, फंडामेंटली तो कुछ है नहीं खास इसमें, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। देखो क्या होता है कि प्रॉफिट अकेला बढ़े और आपका रेवेन्यू ना बढ़े, दैट इज अ रेड फ्लैग। यानी कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल गेन आ जाते हैं। और इसका भी अदर इनकम एक बड़ी आई थी। 1500 करोड़ की इनकम लास्ट सितंबर में आई थी। 500 करोड़ की इनकम मार्च 25 के क्वार्टर में आई थी। तो वो एक्सेप्शनल इनकम के वजह से आपको प्रॉफिट इतना बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो कुछ है नहीं। तो ऐसी कंपनी में क्या होता है कि स्पाइक बड़ा आता है और फिर जब गिरना चालू होता है तो आपके कंट्रोल के बाहर होता है। और यही चीज इसमें हो रही है। आज भी आप देखो तो डाउन सर्किट में है। तो मेरे हिसाब से तो निकलना ही बेटर रहेगा। अभी अभी 203 में लेके रखा हुआ है। 200 के ऊपर तो ऑफ कोर्स प्राइस काफी हाई है, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा कोई फंडामेंटल अपटिक दिख नहीं रहा है। इससे थोड़ा केयरफुली अगर मौका मिले तो निकल जाए तो बेटर रहेगा। मौका मिले तो इस स्टॉक से निकलना ही बेटर है। लोकेश सर आपका फेवरेट स्टॉक पीओसीएल, इसको लेकर सिद्धार्थ नाथ जी का सवाल आ गया। कह रहे हैं कि नमस्कार संदीप सर, लोकेश सर, पीओसीएल सर इनके पास 1438 रुपये का लिया हुआ है। जीएम ब्रेवरीज कह रहे हैं कि मेरे पास 1215 रुपये की खरीद है। मिड टर्म का टारगेट चाहिए सर इनको, इन दोनों स्टॉक्स पर। पीओसीएल बहुत अच्छा लग रहा है सर। 700 रुपए से हमने बात करते हुए आए हुए हैं, 1570 गया था। इस करेक्शन में वहां से करेक्ट होके 1340 1350 आया है।
अच्छा खासा सपोर्ट जोन के पास है। तो मेरे हिसाब से 1280 1270 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो लगाए, नहीं तो ना लगाए। और मगर इसका जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो 1700 1750 आते हुए दिख रहा है। डिस्क्लेमर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। जीएम बीवरेज भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। वो स्टॉक भी काफी अच्छा कर रहा है। रिजल्ट आ चुका है उसका, क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अपडेट अच्छा अच्छा है। मेरा मानना है ये स्टॉक भी यहाँ से 15-20% का मूव और दिखा सकता है, जो यहाँ से 1300 रुपए तक का मूव इसमें 3 से 6 महीने में आ सकता है। तो दोनों इनके स्टॉक भाव अच्छे से चूज किए हैं, तो मेरे हिसाब इनके से भाव होल्ड से करें। नीचे है सर, प्रॉब्लम पीएसएल ये थोड़ा है। सा ऊपर ले लिया है। जी हम्म। सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, Pardon? ऊपर के भाव पे है। थोड़ा सा पीओसीएल थोड़ा सा ऊपर के भाव पे लिया हमने, तो 5-6 महीने से बात कर रहे हैं 700 750 से। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी इनको रिटर्न बनेगा। ठीक है, और जीएम ब्रेवरीज भी ऊपर के दाम पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं नहीं सर। ठीक है, ओके, एक सवाल और लेना हूँ, फिर मैं प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई खास खबरें हैं उसकी और बढ़ता हूँ। प्रलय दत्ता जी का सवाल है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, ग्रो और जेपी पावर इनमें टारगेट और स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 3 महीने का व्यू है सर। तपन सर, अगर आप 3 महीने के व्यू से एड्रेस कर पाए, नहीं तो फिर मैं लोकेश सर से पूछूं। लोकेश सर से पूछ लीजिए क्योंकि वो टेक्निकल ज्यादा होगा इसमें। अच्छा ठीक है, तो लोकेश सर, ग्रो और जेपी पावर 3 महीने का व्यू है। कोई नहीं है, जैसे आप रिलायंस इंफ्रा का पूछ रहे थे। हम्म। आपको याद हो हमने 300 रुपए में बोला था भेज दीजिए। सीजी इशू जहां पर है वहां पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। जेपी पावर हम्म। इसलिए चल रहा है क्योंकि जेपी एसोसिएट अभी अदानी ग्रुप ने आई बिलीव ले लिया है, तो थोड़ा हम्म। बहुत उसलिए ऊपर नीचे होता रहता है। बट यहाँ पर मुझे कोई उम्मीद अभी शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा। फंसने का चांस ज्यादा है मिलने से। तो ऐसे हम्म। स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। ग्रो बहुत अच्छा लग रहा है। 160 का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, 140 145 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है ग्रो में। तो यहाँ पर आप सपोर्ट को स्टॉप लॉस लगाइए। और शॉर्ट टर्म में 170 180 175 80 देखने को मिल सकता है। बट बन सर आई बिलीव एग्री करेंगे, ये स्टॉक नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, 1 साल 1.5 साल 3 साल के हिसाब से भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। न्यू एज ब्रोकिंग कंपनी है सर। और यहाँ पर ग्रोथ क्योंकि डिजिटली आ रहा है, और टायर 3 टायर 4 सिटीज में इनका फोकस ज्यादा बढ़ रहा है, और वहां हम्म। से इनका मेन बिजनेस भी आ रहा है। तो मुझे लगता है अभी तो सिर्फ 18 करोड़ डीमैट अकाउंट खुला है, और आने वाले 10 साल में 40-45 करोड़ डीमैट अकाउंट खुलना है। और ये नंबर 1 प्लेयर बन गया है 5 साल के अंदर। इनके पहले जीरोधा थे, वो 10 साल लगा, उनके पहले मोतीलाल वो सब थे। बट जब तक कोई बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं आता, मुझे लगता है ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तपन सर, एक आखिरी सवाल आपसे। ईरान वाली मैं बात कर रहा था, क्योंकि ईरान के ऊपर ट्रम्प साहब ने कहा है कि जो भी उनसे कारोबार करेगा, ट्रेड करेगा, यूएस उसके ऊपर 25% का टैरिफ इंपोज करेगा। अब पहली बात तो सर, इंडिया से अगर हम ईरान की ट्रेड की बात करें ना, काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रेड है। पहली बात तो यहाँ से राइस एक्सपोर्ट होता है, तो सर KRBL हुआ, कोहिनूर फूड्स हुआ, चमनलाल सेतिया हुआ, ये 3 कंपनियां हैं जो कि स्पेशली देखा जाए तो राइस का जो एक्सपोर्ट होता है भारत से ईरान को, उसमें शामिल है। प्लस जो ट्रेड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है उसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और जहाँ तक पोर्ट्स की बात है तो अदानी पोर्ट्स पहला नाम है जो कि आपके जहन में आएगा। अगर जितना भी ट्रेड होता है तो उसमें अदानी पोर्ट्स का भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर होगा। और कुछ सर रेलवे वाली कंपनियां हैं, इसमें मैं पूरी लिस्ट आपके सामने रख देता हूं, फिर आप बताइए करना क्या है। इरकॉन इंटरनेशनल, इनका ईरान में रेल और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के जरिए एक्सपोजर है। तो अगर ये ट्रम्प साहब की बात लागू हो गई है तो फिर इनके लिए जो प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल है या फिर आगे काम करना, वो शायद इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और राइट्स की जहाँ तक बात है ना, तो चबहार पोर्ट जो है सर, उसके ज़रिए इनकी कनेक्टिविटी का जो इशू है ना, वो भी शायद क्रॉप अप होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये पूरा जो ट्रम्प साहब ने जो पूरा मामला खड़ा कर दिया है। इसके अलावा एक छोटी कंपनी है सर, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स, ये कोटक सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट है सर, उसमें उन्होंने बोला है कि इस कंपनी को लेकर हो सकता है कि थोड़ा जो दिक्कत है ना, वो शायद सामने आती हुई नज़र आए। तो कच्चा तेल तो इम्पैक्ट हो ही रहा है सर, उसके साथ साथ ये वाली कंपनियां हैं जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट होती हुई नज़र आएंगी। आपकी राय सर, क्या ज़्यादा कुछ रीड करना चाहिए, किन्हीं स्टॉक्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है इस चीज़ का? नहीं देखिए, ये बात ही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इमीडिएट तो नहीं होगा, और कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो आज भी कोई ऐसे कोई स्टॉक्स गिरे नहीं है जो भी आपने नाम दिए सभी। तो दैट शोज समहाउ मार्केट इज वेट एंड वॉच मोड के भाई क्या होने वाला है आगे जाके। एंड हम्म। ऐसे भी जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में ऑलरेडी मार पड़ चुकी है, ये और मार पड़ रही है।
हाँ, लेकिन अगर आप जो बात की आपने KRBL एंड वहाँ वहाँ ऑलरेडी यूएस में भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है। और काफी हद तक यहाँ ना मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन है ना वो आगे थोड़ा और चलता रहेगा। और इसलिए मैं बहुत ही कॉशियस हूँ इन सब स्टॉक्स में। लेकिन हाँ, रेलवे की अगर आपने बात की तो इरकॉन आई थिंक मेजरली यहाँ इंडिया का है, तो इनको ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए। कुछ मिडल ईस्ट में भी है। तो राइट्स में आई एम नॉट टू बुलिश। राइट्स का रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह से ना बढ़ नहीं रहा है, तो इरकॉन तो भी अगर नीचे आता है तो यू कैन थिंक अबाउट गेटिंग इनटू इट, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक रहेगा। KRBL बात करें और उन सब की, तो मैं अभी क्लियरली अवॉइड बोलूंगा, क्योंकि अभी भी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है। और ये जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ जाता है, पता नहीं चलता है। तो वन हैज टू बी कॉशियस इन जो ये राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, वहां भी कॉशियस रहने की जरूरत है। आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिन भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत करी, चर्चा की है, उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? नहीं, आज जो भी बात की उसमें मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हमें क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में या तो उनके स्मॉल केस में हो सकते हैं। चलिए ठीक है। लोकेश सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे ये ईरान वाले मामले पर? नहीं तो फिर हम प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़े। अगर ध्यान से देखें ना, ये यूएस करना क्या चाह रहा है तो आपको समझ में आएगा। ब्रिक्स ने डिसाइड किया था करेंसी, खुद के करेंसी में अलग करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो यूएस का मेन टारगेट ये है जो अपने करेंसी को बचाना है। तो अब वेनेजुएला को लेना है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जो ट्रेड होता है वो क्रूड का होता है। यूएस सबसे बड़ा क्रूड का एक्सपोर्टर भी है। तो अब वेनेजुएला जूलिया है जो उसको उन्होंने लिया है। ईरान के ऊपर वो सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घूम फिर के ये करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे डॉलर से आप काम करें। अब कौन कितना मानेगा नहीं मानेगा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड वो तो पॉलिटिक्स आगे देखना पड़ेगा। बट घूम फिर के अगर मान लीजिए ट्रेड डील हो रहा है इंडिया के साथ यूएस का, और वो आज साइन हो गया जैसे आप लोग बोल रहे हो, या कोई भी बोल रहा है, मगर वापिस से ईरान वाला पंगा आ जाएगा, फिर 25% लग जाएगा सैंक्शन। करेक्ट। तो अभी सर ये टाइम लगेगा इस चीज में, मुझे लगता है अभी भी 6-12 महीने का टाइम लगेगा इन सब चीज होने के लिए। तो प्रीएम्प्ट क्वेश्चन ना करे, एक बार होने दे उसके बाद ही इसमें आप करें। मैं तपन जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। इंडियन ओरिएंट जो भी कंपनीज है वहां पर ध्यान रखें। एक्सपोर्ट कंपनीज में अभी भी 3 से 6 महीना अवॉइड रखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा।